हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम जनरल साइंस पढ़ रहे थे और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक आप रीड कर रहे हैं वो आपके हैं असंक्रामक रोग के रिगार्डिंग, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के रिगार्डिंग। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं उनका अदर नाम आपको क्या देखने को मिलेगा, असंसरणीय रोग के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इसमें मेनली रूप से आपके कैंसर आता है। कैंसर के अलावा एलर्जी, मोटापा, कुपोषण, हाइपरटेंशन, हार्मोनल जो भी डिजीज होते हैं, जो भी मानसिक डिजीज होते हैं, जो भी आपकी कोरोनरी जो भी धमनी होती है उसके रिगार्डिंग जो भी डिजीज होते हैं, जो भी आपके इरिथ्रोस्क्लेरोसिस के रिगार्डिंग जो भी डिजीज होते हैं, या फिर जीवन शैली से प्रभावित होने वाले डिजीज हैं, वो आपके कैसे होते हैं, असंसरणीय या फिर नॉन इन्फेक्टियस, नॉन कम्युनिकेबल या फिर असंक्रामक डिजीज होते हैं। कौन कौन से हमने देखा? कैंसर एक से दूसरे में ऐसे नहीं फैलता जब तक कि ब्लड ट्रांसफ़र ना हो या फिर अदर किसी असंसरणीय रोग में माना जाता है। आपके खुद की जीवन शैली से ये प्रभावित होता है। एलर्जी भी असंक्रामक होती है, असंसरणीय होती है। जो भी मोटापा है जीवन शैली से प्रभावित डिजीज होता है। कुपोषण में आप देखते हो प्रोटीन की कमी से मिरासमस, क्वासी और कोर जैसी प्रॉब्लम आपको देखने मिलती है। हाइपरटेंशन है। हार्मोनल जो भी डिजीज होती है, जो भी मेंटल डिजीज है जिसमें इल्यूजन हेलुजन प्रकार के या सिंजोफ्रेनिया जैसे फ्रेनिया जैसी डिजीज आपको देखने मिलती है, वो मेंटल डिजीज होती है। कोरोनरी जो भी धमनी रोग है, हार्ट की जो भी होती है प्रॉब्लम वगैरह है, वो इसमें आती है असंक्रामक में। एस्थेरोस्क्लेरोसिस है, वो भी असंक्रामक होती है। और जीवन शैली से होने वाले रोग, जैसे जीवन शैली से होने वाले रोग में एक आता है डायबिटीज़ मेलिटस, जो सेकंड वाला है। फर्स्ट होता है वो इंसुलिन हार्मोन की कमी से, फर्स्ट तो इंसुलिन के हार्मोन की वजह से होता है, और जो सेकंड होता है वो सेकंड जीवन शैली की वजह से होता है। तो जीवन शैली वाले में एक हम डायबिटीज़ मेलिटस सेकंड भी लेते हैं, यानी कि मधुमेह जो सेकंड वाला है उसको हम लेते हैं। अब जो फर्स्ट यहाँ पर असंक्रामक डिजीज़ के रिगार्डिंग जिसमें डिटेल से कवर किया गया है वो आपके कैंसर के रिगार्डिंग है। देखिए कैंसर क्या होता है, मेनली उसमें ट्यूमर की दो गांठ होती है। ट्यूमर के रिगार्डिंग दो गांठ होती है, एक तो होती है बिनाइन ट्यूमर और दूसरी होती है मेलिग्नेट ट्यूमर। बिनाइन और मेलिग्नेट ट्यूमर होती है, दो प्रकार की ट्यूमर आपको देखने को मिलती है। जो बिनाइन ट्यूमर है ये घातक नहीं होती, ये गांठ कैंसर की नहीं होती। जिसमें कैंसर की गांठ होती है वो कौन सी होती है? मेलिग्नेट ट्यूमर होती है। मेलिग्नेट ट्यूमर है, ये कैंसर की ट्यूमर है, वो देखने मिलती है। ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर में मेनली रूप से क्या होती है, जो भी आपकी सेल है, सेल में अनियमित वृद्धि देखने को मिलती है। और ये कौन सी सेल में अनियमित, आपकी सेल में जब अनियमित वृद्धि होती है तो दो प्रकार की गांठें बनती हैं, एक होती है बिनाइन ट्यूमर, दूसरी होती है मेलिग्नेट ट्यूमर। जो मेलिग्नेट ट्यूमर होती है उसमें जो वृद्धि होती है वो सर्वाधिक होती है, तो उससे आपके कैंसर होता है। बिनाइन ट्यूमर से कैंसर नहीं होता है। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, इस कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है। तो कैंसर के इलाज के लिए जो रेडिएशन वाली जो टेक्नोलॉजी है, विकिरण थेरेपी है, ये यूज़ की जाती है। और मेनली रूप से कोबाल्ट-60 है वो इसमें यूज है, वो किया जाता है। कैंसर के इलाज के लिए रेडिएशन टेक्निक, विकिरण तकनीक यूज़ की जाती है। कोबाल्ट-60 है वो यूज है, वो इसमें किया जाता है। और जो मेनली रूप से हम बात कर रहे हैं मेलिग्नेट ट्यूमर, ये मेनली रूप से क्या होता है? कैंसर होता है। अब हम देखते हैं कैंसर में भी आपको कौन से देखने मिलते हैं। कैंसर है ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है, तो इसको बोलते हैं मेटास्टेटिस। मेटास्टेटिस क्या होता है? कैंसर का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलना। एक जगह से दूसरी जगह पर फैलने को क्या बोलते हैं? मेटास्टेटिस बोलते हैं। कार्सिनोजन किसे बोलते हैं? कार्सिनोजन होता है कैंसर को करने वाले जो भी कैंसर को करने वाले जो भी कार्सिनोजन हैं उनको कहते हैं। कैंसर को करने वाले कारक है उनको बोलते हैं कार्सिनोजन। आई थिंक कारक यहाँ पर होना चाहिए। कैंसर को करने वाले कारक कार्सिनोजन है। कार्सिनोमा क्या होता है? स्किन कैंसर। स्किन कैंसर होता है वो उसे जाना जाता है कार्सिनोमा के रूप में। मसल्स वाला होता है उसे जाना जाता है स्कार्मो के रूप में। और जो ब्लड वाला होता है उसे ल्यूकेमिया कैंसर के रूप में जाना जाता है, ब्लड कैंसर, जिसमें आपकी वाइट ब्लड सेल्स है उसमें अनियमित ग्रोथ है वो देखने मिलती है। एंड कैंसर को करने वाले जीन है उसको जाना जाता है ओंको जीन के रूप में। तो कैंसर को करने वाले जीन ओंको, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया,
मसल्स वाला स्कारमोआ और स्किन वाला कार्सिनोमा, और जो कारक होते हैं उनको कार्सिनोजन कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहा जाता है। कैंसर है, कैंसर का दूसरा नाम आपको नियोप्लाज्म भी देखने को मिलेगा। और कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी है वो यूज की जाती है। विकिरण, मेनली रूप से इसके इलाज में विकिरण यूज़ की जाती है, और जिसमें भी कोबार 60 का यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी टेक्निक है वो वर्तमान में इसके इलाज के लिए यूज है वो की जाती है। और कैंसर को नियोप्लाज्म भी कहते हैं। दो प्रकार की ट्यूमर होती है, बिनाइल ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइल ट्यूमर वो कैंसर नहीं करती, मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो कैंसर करती है। और कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर को होने को बोलते हैं मेटास्टेटिस। कार्सिनोजन जो कारक होते हैं, कार्सिनोमा जो स्किन कैंसर होता है, मसल्स वाले को सार्कोमा मसल्स। सार्कोमा कौन सा होता है, मसल्स वाला होता है। ल्यूकेमिया आपके वाइट ब्लड सेल्स वाला होता है, ब्लड कैंसर। ओंकोजीन जो जीन से प्रभावित होता है, और नियोप्लाज्म खुद कैंसर को ही कहते हैं, और कीमोथेरेपी इलाज के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बीमारी देखें तो वो आपको देखने मिलती है अल्जाइमर। तो नेक्स्ट में लिखा हुआ है अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों बुढ़ापे की रिगार्डिंग बीमारी आपको देखने मिलेगी। बुढ़ापे ओल्ड एज में आपको देखने मिलेगी, और दोनों में ही ब्रेन के जो न्यूरॉन है वो डैमेज होते हैं। दोनों ही अल्जाइमर हो या पार्किंसन, दोनों ही बुढ़ापे से संबंधित है, और इसमें ब्रेन है उसके आपके न्यूरॉन नष्ट हो जाते हैं। जो अल्जाइमर होता है उसमें क्या होता है, उसको मेनली रूप से डिमेंशिया के रूप में जाना जाता है। याददाश्त की उसमें कमी हो जाती है, एक प्रकार का असंक्रामक डिजीज है। मेनली रूप से हम असंक्रामक डिजीज पढ़ रहे हैं, तो डिमेंशिया हो जाता है, याददाश्त है उसकी कमी हो जाती है। और आपके दूसरी तरफ जो पार्किंसन है, पार्किंसन में हाथ कँपकँपाने लग जाते हैं, न्यूरॉन नष्ट होते हैं, और हाथ है वो कँपकँपाने लग जाते हैं। जो भी मूवमेंट वगैरह है उसमें करने में परेशानी होती है। जब भी मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, तो उसमें क्या आती है, उनको परेशानी का सामना करता है। जैसे हाथों को में कँपकँपाना, चलने वॉकिंग में परेशानी होती है। तो ये ओल्ड एज में होने वाला असंक्रामक डिजीज है आपके पार्किंसन। न्यूरॉन नष्ट हो जाएंगे, हाथ कँपकँपाने लगेंगे। थर्ड होता है डेस्टाइट क्या होता है, मेनली इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, ये इसकी फुल फॉर्म आपको देखने मिलेगी। एंड इसमें क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन को रोकने के लिए जो फूड खाया जाता है उसे किस रूप में जाना जाता है, डेस डाइट के रूप में जाना जाता है। जब भी आपकी हाइपरटेंशन हो रही है, आप बिना कुछ सोचे समझे बहुत अधिक खाना खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं जो भी, तो उस डाइट में जो भोजन खाया जाता है हाइपर टेंशन की स्थिति में, तो उसको फूड को डेस डाइट के रूप में बोला जाता है। उसमें मेनली रूप से वेजिटेबल है, जो भी आपके फ्रूट्स हैं ये ज़्यादा खाए जाते हैं। और इससे में फेट में मतलब कि जो भी मीट है, एग है, नट्स है, एक्सेट्रा जो भी वेजिटेबल्स ऑयल्स है आदि में कमी हो जाती है। तो वेजिटेरियन फ्रूट्स तो अधिक खा रहे हो, और मीट एग नट्स वगैरह ये कम खा रहे हो, तो आपके जो वेजिटेबल ऑयल है इसकी कमी हो जाती है। और इसके साथ ही इसमें साल्ट है ये भी कम हो जाता है। जो सेचूरेटेड फैट है, साल्ट है, ये दोनों कम हो जाते हैं। सेचूरेटेड फैट और साल्ट दोनों में कमी हो जाती है। पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर, प्रोटोन है ये ज़्यादा हो जाते हैं। पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर और प्रोटोन है ये तो ज़्यादा हो जाते हैं, और सेचूरेटेड फैट और साल्ट है इनमें कमी हो जाती है। और इस डाइट को किस रूप में जानते हैं, प्रूडेंट डाइट भी कहते हैं। तो डेस डाइट बोलो चाहे प्रूडेंट डाइट बोलो, जिसका फुल फॉर्म है डाइटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन। डाइटरी अप्रोच टू हाइपरटेंशन, जो उच्च हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन के रोकने के लिए फूड खाते हैं उससे जानते हैं। मेनली रूप से वेजिटेबल फूड खाए जाते हैं, और जो भी आपके फैट है, मीट है, एग है, नट्स, इनकी ये कम लेते हैं। ये कम लेंगे तो आपके सेचुरेटेड फैट और साल्ट वगैरह उनकी कमी आएगी, और पोटेशियम, कैल्शियम, फाइबर है, प्रोटीन है ये ज़्यादा ले लेंगे, तो डेस डाइट जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है फैटी लीवर। फैटी लीवर क्या होता है, जब ज़्यादा शराब वगैरह पी लेते हैं और कंटिन्यू इस प्रकार की समस्या रहती है, तो वो लीवर में सूजन आ जाती है, और इसी को बाद में किस रूप में जाना जाता है, फैटी लीवर के रूप में जाना जाता है। तो अल्कोहल, शराब ज़्यादा पीने से लीवर में फैट है वो जमा हो जाता है, और इसे फैटी लीवर कहते हैं।
और इसके बाद में लीवर है वो डैमेज क्षतिग्रस्त हो जाता है और सिरोसिस कहते हैं। फिर जो फैटी लीवर की वजह से जो आपका लीवर है वो डैमेज हो जाएगा तो उसे बोलेंगे सिरोसिस। अल्कोहल ज़्यादा पीने से होता है फैटी लीवर, और जो आपके नष्ट हो जाता है लीवर उसे बोलते हैं आपके सिरोसिस। तो इससे पहले हमने पढ़ा अल्जाइमर, पार्किंसन में हाथ कपकपाने लग जाते, अल्जाइमर में याददाश्त में कमी हो जाती, डेस्ट डाइट में बहुत कुछ खा लिया और फैटी लीवर में अल्कोहल पी ली तो हमें हो गया सिरोसिस। डेस्ट डाइट को बोलते हैं प्रूडेंट डाइट। और कैंसर में बिनाइन और मैलिग्नेंट ट्यूमर दो प्रकार की होती है। बिनाइन कोई काम की नहीं है, मतलब कैंसर में उसका मेन रोल नहीं, मैलिग्नेंट ट्यूमर का मेन रोल होता है। और रेडिएशन टेक्निक है, रेडिएशन दी जाती है उसके लिए, और कोबाल्ट 60 रेडिएशन है उसका मेनली रूप से यूज़ किया जाता है। कीमोथेरेपी है वो वर्क करती है कैंसर के इलाज में। तो ये कुछ मेजर हमने देखी हैं किसमें, आपके असंक्रामक डिजीज। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ऑटो इम्यूनो डिजीज है, स्व प्रतिरक्षी रोग है, वो कौन कौन से आपको देखने मिलते हैं। तो ऑटो इम्यूनो डिजीज है, इसमें यहाँ पर बताया गया है कि इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, इसमें जो डिफेक्ट होता है, खराबी आ जाती है और अपनी एंटीजन है वो पराई लगने लग जाती है, और इसके लिए आपकी बॉडी क्या बनाने लग जाती है, एंटीबॉडी बनाने लग जाती है, और जो भी एंटीजन है उनको नष्ट करने लग जाती है। एग्जाम्पल यहाँ पर बताया हाशीमोटो डिजीज। अपनी बॉडी में एक तो होते हैं एंटीजन और एक होते हैं एंटीबॉडी। जो ब्लड है, ब्लड में एंटीजन एंटीबॉडी, इन्हीं के आधार पर ब्लड है इसको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जब आप किसी रोग के संपर्क में आते हो तो बॉडी क्या करती है, उस रोगाणु को नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी है वो डेवलप करती है, और काफ़ी बार वायरस वगैरह या फिर इनसे संक्रमण होता है, जैसे स्वाइन फ्लू नहीं, अभी ये जो कोविड-19 आया था तो इसके लिए जो वैक्सीन वगैरह दी जा रही थी, तो वो वैक्सीन दी जा रही थी वो किस प्रकार की वर्क कर रही थी, एंटीबॉडी निर्माण के लिए वर्क है वो कर रही थी। आपकी बॉडी में वायरस से इंजेक्ट किया जाता है, चाहे वो जीवित हो या मृत रूप में, और फिर आपकी बॉडी है उस वायरस के प्रति कैसा रिएक्शन देती है। मृत वायरस वाली थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव थी, मृत वायरस है, और आपकी बॉडी ने पहले से एंटीबॉडी बना ली है जब वायरस दिया, तो फिर जब भी बॉडी उस वायरस का सामना करेगी तो बॉडी की वो डैमेज यानी कि बीमार होने की संभावना है वो कम रहेगी, आपकी खुद की बॉडी है उस बीमारी से लड़ने में कैपेबल हो जाएगी। अब इसमें जो हम पढ़ रहे हैं ऑटो इम्यूनो सिस्टम, जो स्व प्रतिरक्षी रोग है, जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी जो आपकी खुद की बॉडी किसी कारक विशेष के पराये समझकर एंटीबॉडी बनाने लग जाती है और नष्ट करने लग जाती है। तो इसमें मेनली रूप से कौन कौन से एग्जाम्पल इसमें आपको याद रखने हैं। हाशीमोटो डिजीज फर्स्ट होती है, हाशीमोटो डिजीज, या दूसरी होती है इसमें डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट, जो इंसुलिन वाली है वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट। इसके अलावा इसमें दी हुई है थर्ड है आपकी रूमेटॉइड और अर्थराइटिस है, ये इसमें आपको देखने मिलेगी। फोर्थ इसमें आएगी आपकी सोराइसिस। फिफ्थ आएगी पर्नीशियस एनीमिया, जो B12 है की वजह से, B12 विटामिन है इसकी कमी की वजह से होता है पर्नीशियस एनीमिया। और 6 है सीलिसियक रोग। इसमें ग्लूटेन प्रोटीन है जो गेहूं में पाया जाता है, वो एंटीबॉडी बना लेती है बॉडी आपकी सीलिक रोग में। और छोटी आंच है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसमें डैमेज होने लग जाती है। कुछ लोगों को गेहूं के आटे से एलर्जी होती है, खाते ही उनकी बॉडी है वो रिएक्शन करने लग जाती है, उनकी बॉडी में क्या होता है सीलियक रोग होता है। सीलिक डिजीज़ में क्या होता है, ग्लूटोप्रोटीन है जो गेहूं में, कौन सी प्रोटीन होती है, ग्लूटेन प्रोटीन होती है गेहूं में, और उसके प्रति बॉडी है वो एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है और छोटी आंत को डैमेज करने लग जाती है, वो होता है सीलिक रोग। पर्नीशियस एनीमिया B12 की वजह से होता है। और सोराइसिस स्किन की बीमारी होती है सोराइसिस। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक प्रकार की जॉइंट डिजीज होती है, जॉइंट के रिगार्डिंग डिजीज होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट, इसमें B सेल है, उसके लिए एंटीबॉडी जिसमें B सेल है वो नष्ट हो जाती है, वो होती है डायबिटीज़ मेलिटस फर्स्ट। एंड हाशीमोटो डिजीज़, इसमें क्या होती है, ये थायराइड ग्लैंड के लिए एंटीबॉडी बना लेती है और इससे थायराइड ग्लैंड है वो नष्ट होने लग जाती है।
हाशीमोटो डिजीज में थायराइड ग्लैंड के लिए एंटीबॉडी डेवलप करती है और थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, वो होती है हाशीमोटो डिजीज। तो ये हमने ऑटो इम्यून डिजीज से पढ़ी। कौन कौन सी रिवाइज करें तो इसमें बॉडी आपकी सेल्फ ही क्या कर लेगी, दूसरे जो भी एंटीजन है उसे क्या लगने लग जाएंगे, खुद के एंटीजन ही प्राय लगेंगे तो वो एंटीबॉडी डेवलप करेंगे उनको नष्ट करने के लिए। हाशीमोटो डिजीज थायराइड ग्लैंड के लिए, डायबिटीज मिलिटस फर्स्ट है वो बी सेल के लिए, और रूमेटाइड अर्थराइटिस स्किन के रिगार्डिंग होती है, सोराइसिस है वो रूमेटाइडिस है वो जॉइंट के रिगार्डिंग होती है, सोराइसिस स्किन के रिगार्डिंग होती है। इसके अलावा पर्नीसियस एनीमिया और सीलियक रोग है वो ग्लूटेन प्रोटीन के लिए एंटीबॉडी बनाने लग जाती है। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है एलर्जी। एलर्जी में क्या होता है, इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, इसमें जो डिफेक्ट आ जाती है, एक खराबी आ जाती है, उसे आपके इम्यून सिस्टम की जो भी कुछ चीज़ें हैं सर्टन होती है सब्सटेंस, उनके लिए वो हाइपर सेंसिटिव होने लग जाती है, अति संवेदनशील हो जाती है और इससे आपको एलर्जन कहते हैं। और इनके लिए जो दवाई यूज़ की जाती है प्रतिहिस्टामिन जिसमें तो मैं उनके नाम भूल रही हूँ, जो एवल वगैरह की टेबलेट होती है, एवल की जो भी टेबलेट होती है वो एंटी एलर्जिक वर्क करती है। तो ये होती है एलर्जी। और इसमें क्या से कि जैसे कि कोई भी डस्ट की कण है, ठंड है या फिर फूड आइटम्स है, उनके प्रति एलर्जी होने लग जाती है। एलर्जी में वापस रिपीट करें तो इम्यून सिस्टम है उसमें डिफेक्ट हो जाता है, इम्यून सिस्टम में कुछ चीज़ों के प्रति हाइपर सेंसिटिव हो जाती है, जिसे हम कहते हैं एलर्जी कहते हैं। और इसमें डस्ट पार्टिकल, कोल्ड या फिर फूड आइटम्स से एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं प्रदूषण से होने वाले डिजीज। पोल्यूशन से होने वाले कौन कौन से आपको डिजीज है वो देखने मिलते हैं। पोल्यूशन से होने वाले डिजीज में आपको देखने मिलेगा केडियम सीडी, केडियम से ये अधिकता से होता है इटाई रोग, केडियम की अधिकता से इटाई। कॉपर से होता है विल्सन डिजीज, कॉपर से होता है विल्सन। और पारे से होता है मिनीमाटा, नाइट्रेट से होता है नाइट ब्लू बेबी सिंड्रोम। एंड इसके अलावा लेड से होता है प्लम्बिज्म, लेड से कौन सा होगा प्लम्बिज्म। और आर्सेनिक से होगा ब्लैक फुट डिजीज। तो हमने देखा कौन से प्रदूषक, जो प्रदूषक तत्व है, पोल्यूशन तत्व है, उनसे की अधिकता से होने वाले डिजीज कौन कौन से हैं। जैसे केडियम हमने देखा, केडियम से इटाई, कॉपर से और है विल्सन, पारे से मिनीमाटा, नाइट्रेट से ब्लू बेबी, लेड से प्लम्बिज्म और आर्सेनिक हो रहा है ब्लैक फुट डिजीज। ब्लैक फुट डिजीज है वो आर्सेनिक की अधिकता से होता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कुछ मानसिक रोग, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल इलनेस है जो भी मानसिक रोग है जिसमें रियलिटी से अलग वो कुछ अलग ही उनकी अपनी साइकोलॉजी बना लेते हैं, कुछ उन्हें भ्रम वगैरह होने लग जाता है, वो क्या होते हैं मेंटल आपके इलनेस होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है डिल्यूजन। इसमें क्या होता है कि झूठा विश्वास, फाल्स विश्वास होता है, अपने आप को बहुत पैसे वाला मानना या फिर गॉड समझना या फिर अपनी पत्नी पर शक करना, ये इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने मिल सकते हैं। डिल्यूजन के एग्जाम्पल है वो देखने मिल सकते हैं, एक प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपको हेल्यूजन देखने मिलता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उस चीज़ का आभास होना। हेल्यूजन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी उस चीज़ का आभास होना, ऐसे लगता है कि बाहर वैसे नॉर्मल इसका एग्जांपल देखोगे कि बाहर कोई नहीं है फिर भी ऐसे लगता है कि बाहर कोई ना कोई है। तो ये किसका एग्जांपल आपको देखने मिलेगा, हेल्यूजन का एग्जांपल देखने को मिलता है। और इससे पहले हमने देखा डिल्यूशन का एग्जांपल, डिल्यूशन में क्या हो रहा था कि फाल्स विश्वास हो रहा था, डिल्यूशन में फाल्स विश्वास होता है, डिल्यूशन में फाल्स विश्वास, और हेल्यूजन में ऑब्जेक्ट नहीं है फिर भी ऐसा फील होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है। फिर होता है इल्यूजन, इल्यूजन में कोई चीज़ है उसका हम गलत ही अर्थ निकाल लेते हैं, रस्सी को सांप समझने लगते हैं, सांप को रस्सी। तो फाल्स जो परसेप्शन निकाला जाता है, परसेप्शन निकाला जाता है, फाल्स परसेप्शन, उसे क्या किस रूप में जाना जाता है, इल्यूजन के रूप में जाना जाता है।
फॉल्स परसेप्शन के बाद में यानी कि इल्यूजन के बाद में आपका आता है, एक आता है डिप्रेशन, एक आता है सिंजोफ्रेनिया और एक होता है बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर, सिंजोफ्रेनिया और तनाव, और इसके अलावा इल्यूजन, हेल्यूजन और डिल्यूजन, ये सब किस में आते हैं, आपके मेंटल डिजीज में आते हैं, डिल्यूशन। नेक्स्ट अदर कुछ विविध यहाँ पर बताए हुए हैं पॉइंट। इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया है वायरस के रिगार्डिंग। वायरस के रिगार्डिंग कुछ मेन पॉइंट, की पॉइंट लिखे हुए हैं। वायरस मेनली रूप से खुद क्या होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, जिनके पास खुद का कोई भी सेल नहीं होता है, कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता है, कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, तो खुद तो मेनली रूप से निर्जीव होते हैं। इनके पास न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड होता है, ओनली न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए आरएनए पाया जाता है, वही होता है जो प्रोटीन के आवरण से क्या होता है, ढका हुआ होता है। तो ये उससे बना होता है। इनके पास केवल डीएनए आरएनए है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये निर्जीव है, नॉन लिविंग सेल है। और सजीव की तरह जीवित रहने के लिए ये क्या है, डिवाइड करने के लिए किसी इनको भी सेल की ज़रूरत है। इनके पास खुद की सेल नहीं है, खुद की कोई भी केंद्रक नहीं है, कोशिका झिल्ली नहीं है, तो इन्हें जीवित रहने के लिए सेल की आवश्यकता होती है। और उस सेल की ज़रूरत के इनको, उस सेल को क्या बोलते हैं जिसकी इनको ज़रूरत है, उसको बोलते हैं होस्ट कोशिका, होस्ट सेल, परपोषी कोशिका। होस्ट कोशिका किसी की भी हो सकती है, किसी भी मान लो कि जानवर की हो, पौधे की हो। तो ये होस्ट सेल को पाने के लिए वायरस जानवर या एनिमल प्लांट है उसमें प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करते हैं तो इन्फेक्ट उस सेल को इन्फेक्ट करते हैं और इसी को डिजीज़ कर देता है, और फिर बाद में उनमें डिजीज़ कर देता है। वायरस मेनली रूप से इनके नॉन लिविंग है, लेकिन जब इनके पास खुद की सेल ही नहीं है, बेचारे दूसरे के पास जाएंगे, दूसरे की सेल में एंटर करेंगे, दूसरे की सेल में एंटर करेंगे तो बाद में रोगाणु तो उत्पन्न हो गई। तो जीवित रहने के लिए, तो खुद के जीवित रहने के लिए, खुद को विभाजित करने के लिए दूसरे की सेल की इनको ज़रूरत पड़ती है। होस्ट सेल को पाने के लिए किसी भी वायरस है वो किसी भी एनिमल से किसी भी प्लांट में एंटर करते हैं और डिजीज कर देते हैं। इनमें मेनली रूप से क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो डीएनए आरएनए के बना होता है और प्रोटीन के आवरण से ढका हुआ होता है। अतः ये क्या होते हैं, एक प्रकार के न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। इनमें मेनली रूप से तो आरएनए पाया जाता है। एक विशेष है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी में डीएनए पाया जाता है, बाकी अदर हैं जो भी पोलियो वायरस है, कोरोना का वायरस है, डेंगू है, एचआईवी है, मोस्ट जितने भी वायरस है उनमें क्या पाया जाता है, आरएनए वायरस पाया जाता है। तो वायरस है, इनमें ये न्यूक्लियो प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन के आवरण से ढके हुए होते हैं। मेनली रूप से इनमें आरएनए पाया जाता है जो ट्रांसमिशन, सूचना ट्रांसमिशन के लिए। लेकिन अपवाद के रूप में देखें तो हेपेटाइटिस बी में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। वायरस के लिए, वायरस के बाद में हम देख रहे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक प्रकार की प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बैक्टीरिया के पास सेल होती है भाई, बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और इनकी जो शेप है वो कई प्रकार की होती है। बैक्टीरिया भी एक जैसे नहीं होते, कई प्रकार के, कोई लंबे छड़ वाले जैसे, कोई गोलाकार, कोई क्रीमी कोमा जैसे, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया है, इनके कई प्रकार होते हैं, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पर बताया गया है गोलाकार। गोलाकार बैक्टीरिया कोई क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। गोलाकार बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, कोकस बोलते हैं। दूसरे होते हैं छड़ रोड जैसे बैक्टीरिया, छड़ या रोड के जैसे बैक्टीरिया, ये इनको क्या बोलते हैं, बेसिलस कहते हैं। छड़ वाले को बेसिलस, और गोल गोल कोका, कोकस, ओव आ रहा है, कोकस, बेसी बेलन आ रहा है, बेलन लंबा लंबा, तो बेसिलस छड़ वाले, और कोकस में ओ आ रहा है गोल। और छड़े रोड टाइप बैक्टीरिया बेसिलस होते हैं, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया है, जिसे इस्चेरिया कोलाई या फिर कोलन है, इसमें ये पाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया या इस्चेरिया कोलाई, इसका फुल नेम है इस्चेरिया कोलाई। ये कोलन में पाया जाता है, और ये विटामिन B12 और के का निर्माण, के फिलोथिनिक अम्ल जो आपके रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक है, B12 है, पर्नीशियस एनीमिया है। तो इन दोनों विटामिन के निर्माण के लिए इस प्रकार की बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया, इसकी आवश्यकता होती है। और ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये स्टार्च का पाचन करता है, मनुष्य में नहीं होता है, जानवर में पाया जाता है। और तीसरा बैक्टीरिया होता है कोमा के अकॉर्डिंग, कोमा प्रारूप में बैक्टीरिया इनमें विब्रियो भी कहते हैं। कोमा वाला को भी क्या बोलते हैं, विब्रियो भी कहते हैं।
नेक्स्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आनुवंशिक डिजीज। आनुवंशिक डिजीज है वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होते हैं गुणसूत्र की संख्या में चेंज की वजह से, और सेकंड होते हैं आपके उत्परिवर्तन की वजह से होने वाले। तो उत्परिवर्तन वाले बाद में हम देखेंगे। फर्स्ट हम देख रहे हैं गुणसूत्र की संख्या में चेंज की वजह से, कि किसी में मोनोसोमी हो जाती है, किसी में ट्राइसोमी हो जाती है। तो जो संख्या है, नंबर सिस्टम है, उसमें चेंज की वजह से जो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं, आपके आपके गुणसूत्र की संख्या में चेंज की वजह से होने वाले डिजीज़ के रूप में जानते हैं। आनुवंशिक जेनेटिक डिजीज़ के रूप में उन्हें जाना जाता है। ये आनुवंशिक रोग है। इसमें फर्स्ट यहाँ पर बताया गया है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में 45 गुणसूत्र होते हैं, 44 प्लस अक्स होता है। एक अक्स की यहाँ पर या तो अक्स से होता तो महिला बन जाती, और वाई होता, अक्स नहीं होकर वाई होता तो क्या हो जाता है, पुरुष हो जाता है। 44 प्लस अक्स अक्स होता तो महिला होती है, 44 प्लस अक्स वाई होता तो क्या होता है, पुरुष होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पाई जा रही है, 44 प्लस अक्स जीरो, अक्स के बाद में कुछ नहीं है, जीरो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इसमें क्या पाई जा रही है, मोनोसोमी पाई जाती है। 45 में क्या होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। 23वें जो गुणसूत्र है उसमें, और 45 गुणसूत्र इसमें मेनली पाए जाते हैं। 23वें गुणसूत्र में ओनली 44 प्लस अक्स जीरो होता है। अक्स गुणसूत्र की इसमें क्या देखी जाती है, कमी देखी जाती है। माना ऐसा जाता है कि इसमें अक्स गुणसूत्र है, उसकी कमी है, और इससे होने वाले जो भी रोग है उसमें आपके जो भी लक्षण दिखाए जाते हैं, देखने मिलते हैं, उनमें देखने मिलता है स्तन का विकास हो रहा है, और जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, ब्रेस्ट है वो डेवलप्ड हो जाते हैं, और जो भी आपके मासिक चक्कर वाली साइकिल है वो अपसेंट हो जाती है, उसका अनियमित हो जाना, तो इरेगुलर होना या फिर उसका अनुपस्थित होना, अपसेंट ही होना, वो क्या है, इस प्रकार के टर्नर सिंड्रोम के एग्जाम्पल है वो हो सकते हैं। इसमें 23वें गुणसूत्र में परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। 45 गुणसूत्र होते हैं, मोनोसोमी इसमें पाई जाती है, तो अक्स गुणसूत्र की इसमें कमी देखने मिलती है। सेकंड आता है क्लाइनफेल्टर। क्लाइनफेल्टर में क्या होते हैं, 47 क्रोमोसोम होते हैं, 47 गुणसूत्र होते हैं। मेनली रूप से आदर्श कितने होते हैं, 46 होते हैं। इसमें एक कम हो रहा है, इसमें एक ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें क्या होती है, ट्राइसोमी पाई जाती है। 23वें गुणसूत्र की 44 प्लस एक्स एक्स जीरो पाया जाता है, सॉरी 44 प्लस एक्स एक्स वाई पाया जाता है। 44 प्लस एक्स एक्स वाई पाया जाता है, ओनली मेल में होता है। टर्नर ओनली फीमेल में होता है, और क्लाइनफेल्टर ओनली मेल में होता है। अक्स गुणसूत्र है उसकी अधिकता से होता है, और जो मेल होता है, मेल में अगर होगा तो मेल में जो ब्रेस्ट है वो डेवलप हो जाएंगे। तो मेन में ब्रेस्ट डेवलप्ड हो रहे हैं, तो मेन में क्या हो रहा है, क्लाइनफेल्टर। वुमेन में ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो रहे, वुमेन में जो आपकी जो साइकिल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर मासिक चक्कर है वो अपसेंट है या अनियमित है, तो इस पे आपको टर्नर सिंड्रोम के लक्षण है वो देखने को मिलते हैं। तीसरा आता है आपके पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी होती है। जो 13वां गुणसूत्र है उसकी ट्राइसोमी की होने की वजह से 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। डाउन सिंड्रोम में 21वें गुणसूत्र की क्या पाई जाती है, ट्राइसोमी होती है। 47 क्रोमोसोम होते हैं, मेल फीमेल दोनों में होता है, और इसमें मोस्ट कॉमन जो क्रोमोसोम है वो जेनेटिक डिजीज़ है। ये मोस्ट कॉमन जो क्रोमोसोम जेनेटिक डिजीज़ में शामिल है, कौन सी, डाउन सिंड्रोम। और इसके एग्जांपल, इससे जो पीड़ित होगा उसको मैंगोलिज्म के रूप में देखने को मिलते हैं, जो यानी कि मंगोलिया वाले जो भी मंगोलिया प्रदेश के जैसे लोगों का फेस है, जैसे कि छोटी छोटी आँखें, सर है वो चौड़ा, और हाइट कम, इस प्रकार की वजह से इसको डाउन सिंड्रोम यानी मंगोलिज्म कहते हैं। इस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अब इसके देखने को मिलेगा, हाइट कम है, आँखें छोटी है, गर्दन छोटी है, नोइस है, नाक है वो चपटा है, देखने में मिलेगा नाक चपटा सा है, और बिग फॉरहेड देखने में मिलेगा, बड़ा सा ये आपका सिर है, फॉरहेड है वो देखने मिलते हैं। ये किस में देखने मिलता है, डाउन सिंड्रोम में। और लास्ट बनता है आपके एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी ट्राइसोमी पाई जाती है। इसमें 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी होती है, मेल फीमेल दोनों में, और 47 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये हमने देखे गुणसूत्र की संख्या में चेंज की होने से वाले डिजीज। वहीं आपको देखने मिलेगा क्राइडू चेट सिंड्रोम। जो चेट सिंड्रोम है, जिसे केट क्राई सिंड्रोम भी कहते हैं, ये 5वें क्रोमोसोम है, इसमें हाफ पाया जाता है। 5वां गुणसूत्र है, इसमें आधा पाया जाता है, इसलिए केट क्राई या क्राइडू चेट सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं उत्परिवर्तन के कारण होने वाले डिजीज। उत्परिवर्तन के कारण जो भी डिजीज होते हैं, जो भी
बीमारियाँ होती हैं उनको हम देख रहे हैं। फर्स्ट हम देख रहे हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की जो बी श्रृंखला है वो नहीं बनती। हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन की भी नहीं बनता। हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो ब्लड है, आरबीसी में ब्लड की कमी हो जाती है। और दो प्रकार के ये होते हैं, एक तो अल्फा थैलेसीमिया और एक होता है बीटा थैलेसीमिया। आपकी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी, या फिर हम बात करें जो ब्लड है उसमें आरबीसी की कमी हो जाएगी। किससे? थैलेसीमिया से आरबीसी कमी हो रही है। हमने ल्यूकेमिया में भी इस प्रकार की देखी थी। ल्यूकेमिया में आरबीसी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, वो भी आरबीसी से संबंधित थी। नहीं, ल्यूकेमिया वाइट ब्लड सेल से संबंधित थी। थैलेसीमिया में आरबीसी, सॉरी मुझे कन्फ्यूज हो गया। आरबीसी से संबंधित है आपकी थैलेसीमिया। उत्परिवर्तन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा से जो चेन है, बी श्रृंखला वो नहीं बनती। और दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया। इसके इलाज के लिए ब्लड ट्रांसफ़र किया जाता है, रक्त चढ़ाना पड़ता है, या फिर जीन थेरेपी है वो यूज की जाती है, या फिर भूमध्य सागरीय, दो इसकी थेरेपी है वो देखने मिलती है। और थैलेसीमिया को भूमध्य सागरीय एनीमिया के रूप में भी जाना जाता है। ये हम बात की थैलेसीमिया की रिगार्डिंग। तो थैलेसीमिया को वापस रिवाइज करें तो एक प्रकार का उत्परिवर्तन के कारण होने वाला डिजीज जिसमें हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला है वो नहीं बनेगी, तो ब्लड है उसमें आरबीसी की कमी होगी। दो टाइप के, अल्फ़ा बीटा, और ब्लड है उसको चढ़ाना पड़ता है, जीन थेरेपी देंगे तो इलाज हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम भूमध्य सागरीय एनीमिया के रूप में जाना जाता है। सेकेंड हम देख रहे हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, हीमोग्लोबिन की बी श्रृंखला है उसकी जो 6 पोजीशन है, उसके 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक जो एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड है, ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन के कारण वेलिन अमीनो एसिड है। ग्लूटामिक की जगह कौन सा आ गया? वेलिन आ गया है, वेलिन आ जाता है। और हीमोग्लोबिन असामान्य रूप से आरबीसी है वो एक हंसियाकार आकृति यानी सिकल सेल के रूप में हंसियाकार आकृति है, इसमें चेंज हो जाती है, सिकल सेल में चेंज हो जाती है। वापस देखें एंड इसकी लास्ट लाइन वो देख लेते हैं फिर रिवाइज करते हैं। तो इसके रोगी को प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा मलेरिया नहीं होता। इस रोगी को एक फ़ायदा होता है कि इसको प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम के द्वारा मलेरिया है वो नहीं होता। अब इस डिजीज़ को रिवाइज करते हैं। तो सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन है उसकी बीटा श्रृंखला में 6 पोजीशन पर जहाँ पर आपकी ग्लूटामिक अमीनो एसिड होता है वहाँ पर कौन सा आ जाता है? वेलिन अमीनो एसिड आ जाता है। वेलिन अमीनो एसिड की वजह से उसकी जो आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, उसमें असामान्य रूप से क्या देखने मिलती है, वो असामान्य हो जाती है। हीमोग्लोबिन है वो असामान्य हो जाती है, आरबीसी है वो एक हंसियाकार आकृति में सिकल के टाइप में हो जाती है। और इस बीमारी से जो भी पीड़ित जो भी पेशेंट होगा उसमें प्लाज्मोडियम फेल्सीफोरम है द्वारा मलेरिया नहीं होता। थर्ड हम देख रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रक्त स्कंदक कारक जो होता है, ब्लड जो कोगुलेशन जो फैक्टर होता है 8 वाला, ये नहीं बनता। तो उत्परिवर्तन के कारण रक्त स्कंदन कारक 8 नहीं बनता, तो ब्लड क्लॉट नहीं बनेंगे और रक्त का थपका नहीं जमेगा, तो फिर खून अधिक बह जाएगा, इस प्रकार की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो खून अधिक बॉडी से निकलेगा तो ब्लड की कमी हो जाएगी। इस डिजीज़ में हीमोफीलिया में केवल नर है, केवल मेल में ये बीमारी होती है। फीमेल इसकी वाहक होती है, कैरियर के रूप में वर्क करती है फीमेल। और मेल है वो इसमें इसके पेशेंट होते हैं। इस हीमोफीलिया को किस रूप में भी जानते हैं? साइल्ड डिजीज़ के रूप में जानते हैं। हीमोफीलिया साइल्ड डिजीज़ के रूप में जानी जाती है। फोर्थ आता है वो आता है आपके वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें क्या होता है, जो आपकी आँखें हैं वो रेड और ग्रीन कलर के कोन है, आँखें हैं वो रेड और ग्रीन कलर के कोन नहीं बनते रहे, और रेड और ग्रीन कलर के कोन नहीं बनेंगे तो क्या होगा कि इस प्रकार के कलर नहीं दिखेंगे। तो रेड ग्रीन के शंकु है वो नहीं बनते, तो रेड ग्रीन के रंग है वो भी नहीं दिखते। और इस वजह से मेल फीमेल दोनों में इस प्रकार की डिजीज़ देखने मिलती है। मेनली रूप से मेल में ज़्यादा पाई जाती है। कलर ब्लाइंडनेस मेल में भी हो सकती है, फीमेल में भी हो सकती है। औसतन देखा गया कि मेल में इस प्रकार की बीमारी वो ज़्यादा होती है, कलर ब्लाइंडनेस। और लास्ट है रंजकहीनता, एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या होता है, मिलेनिक वर्ण है वो नहीं बनेगा। एल्बिनिज्म में कौन सा नहीं बनेगा? मिलेनिन वर्ण है वो नहीं बनेगा।
जिसकी वजह से आपकी स्किन का कलर है वो डिसाइड होता है। तो मिलेनिन वर्न है वो नहीं बनता और स्किन आयरस है वो ब्लैक नहीं होगी और इसको क्या बोलते हैं, रंजकहीनता एल्बिनिज्म के रूप में जाना जाता है। वापस रिवाइज करें, थैलेसीमिया देखिए, सिकल सेल देखिए, हीमोफीलिया देखिए, वर्णांतता और रंजकहीनता। रंजकहीनता में मिलेनिन वर्णक नहीं बनता, कलर ब्राइटनेस में हरे और लाल के प्रति रंग का पता नहीं चलता। हीमोफीलिया में आपका जो कारक है 8 वाला वो नहीं बन रहा। सिकल सेलिया में जो 6 पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह वेलिन आ रहा है। और थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन है उसकी जो बी चेन है वो नहीं बनती, तो आरबीसी में कमी देखने मिलती है। और तो ये सब हमने बात की है उत्परिवर्तन के कारण होने वाले डिजीज़ के रिगार्डिंग। इन आज का जो लास्ट टॉपिक है, मिशन इस इंद्रधनुष योजना के दौरान दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट वैक्सीन कौन कौन से हैं। फर्स्ट दिया जाता है डीपीटी का वैक्सीन, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का टीका। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस का टीका दिया जाता है डीपीटी में। सेकेंड आता है हिप वैक्सीन। हिप वैक्सीन में मेनली रूप से हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के कारण होने वाली बीमारी है और मेनिंजाइटिस व निमोनिया से बचाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा की बी है उसके कारण होने वाली डिजीज मेनिंजाइटिस और निमोनिया से बचाता है। थर्ड है पेंटावेलेंट वैक्सीन, और ये डीपीटी और हेपेटाइटिस बी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, इसके इसमें वैक्सीन दी जाती है। किसके, डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया पर्टूटिस टिटनेस के, डिप्थीरिया पर्टूटिस टिटनेस। और हेपेटाइटिस जो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है जिसमें हिप वैक्सीन दी जा रही थी वो दी जाती है इसमें, हिप वैक्सीन, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी वाली हिप वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी के रिगार्डिंग इसमें दी जाती है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन बोला जाता है। फोर्थ आता है रोटा वायरस। रोटा वायरस के लिए दी जाती है, इंडिया में रोटा वायरस है उसकी 3 प्रकार की वैक्सीन प्रचलित हैं, रोटा RIX, रोटा TEQ, रोटा वेक। रोटा RIX, रोटा TEQ, रोटा वेक, VAC वेक। ये किस में दी जाती है, रोटा वायरस की इंडिया में दी जाने वाली 3 टाइप की वैक्सीन है। और फिफ्थ है जेनविक या फिर लेज्विक वैक्सीन। जेनविक या लेज्विक वैक्सीन है उस वो जापानी एनसीफ्लाइटिस है उसके लिए दी जाती है, जापानी एनसीफ्लाइटिस के लिए जेनविक लेज्विक दी जाती है। MMR वो मीजल्स मम्स और रूबेला की दी जाती है। MMR वैक्सीन मीजल्स मम्स रूबेला के लिए मेनली रूप से दी जाने वाली वैक्सीन है। BCG है दी जाती है टीबी के लिए, जो दी जाती है वो होती है BCG वैक्सीन। एंड तो ये हमने देखी कुछ मिशन इंद्रधनुष योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले इंपॉर्टेंट टीके। डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टूटिस टिटनेस, हिप वैक्सीन हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा बी के कारण मेनिंजाइटिस और निमोनिया से बचाती है हिप, और हिप अब बचाएंगे हब निमोनिया से, मेनिंजाइटिस से। पेंटावेलेंट में निमोनिया से भी बचा लेंगे, डीपीटी से भी बचा लेंगे, साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी से भी बचा लेंगे। रोटा में 3 प्रकार की क्या देंगे, वैक्सीन देंगे, रोटा RIX, रोटा TEQ, रोटा VAC। फिर आता है जेनविक लेज्विक, इसमें जापानी लेज्विक में भी जे आ रहा है, जापानी एनसीफ्लाइटिस। MMR मीजल्स मम्स और रूबेला। BCG टेब वैक्सीन, टीबी के लिए जो दी जाती है वो टेब वैक्सीन। और लास्ट में यहाँ पर दिया हुआ है सघन मिशन इंद्रधनुष है, ये कब से कब तक चला है, तो ये मेनली रूप से आपके राजस्थान से स्टार्ट हुआ था सेंटर वाला। इसका जो वर्तमान जो चरण चल रहा है जो 5वां, उसमें मिशन इंद्रधनुष जो 2015 में स्टार्ट हुआ था। मेनली रूप से इसमें 7 बीमारियों के टीके दिए जाते हैं, फिर बाद में कालांतर में 5 और ऐड कर दी और 12 बीमारियों के टीके हैं वो दिए जाने लगे हैं। इसके 3 चरण है, 3 फेज में ये संचालित हो रहा है। और इसकी स्टार्टिंग जो सेकंड फेज़ है ये अभी राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। 3 फेज़ कौन कौन से हैं, फर्स्ट है 7 से 12 अगस्त 2023, दूसरा है 11 से 16 सितंबर 2023 और तीसरा है 9 से 14 अक्टूबर 2023 के मध्य है। तो ये मिशन इंद्रधनुष के 3 फेज है वो देखने मिलते हैं। और 5 नई बीमारियाँ कौन कौन सी ऐड की गई थी, 5 में तो एक तो हमने देखा था जापानी एनसीफ्लाइटिस, एक मेनिंजाइटिस के रिगार्डिंग देखा था, एक रोटा वायरस, एक रूबेला और एक निमोनिया। ये 5 नए क्या ऐड की गई है सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत ऐड की गई बीमारी आपको देखने मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत बहुत अच्छी लगने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके, टेंशन नहीं लेनी, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मेंशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।